द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कविता का सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं केवल इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतों शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। उठो धरा के अमर सपूतों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक उद्बोधनात्मक गीत है। यही नहीं, यह एक जन जागरण गीत है। इस कविता की रचना दरअसल उस समय हुई थी जब भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी। अतः इस कविता में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यह एक देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों को संबोधित किया है तथा देश के नौजवानों को देश और समाज के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है और कहा है कि हमें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सदैव कार्यरत रहना चाहिए ताकि हमारे देश का चहुमुखी विकास हो सके। आइए, व्याख्या करने से पहले मैं एक बार इस कविता का वाचन प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि अर्थ बतलाते हुए मैं उसकी व्याख्या कर सकूं। आइए सबसे पहले पहला स्टैंजा का वाचन करता हूं। इस कविता में कुल 4 स्टैंजा हैं। मैं एक एक स्टैंजा पढ़ूंगा, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आइए सबसे पहले पहला स्टैंजा। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगें, नई तरंगें, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए अब मैं उपर्युक्त पद्य में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, फिर बारी बारी करके उसकी व्याख्या करता हूं। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। धरा यानी धरती या पृथ्वी। अमर अब जानते ही हैं, अमर का अर्थ होता है कभी न मरने वाला। सपूत यानी अच्छा पुत्र यानी अच्छा बेटा। स्फूर्ति यानी जोश या उमंग या उत्साह। पुनः यानी फिर से। नव यानी नया। नव स्फूर्ति यानी नया जोश।
नई उमंग, आस यानी आशा, नव प्राण यानी नया जीवन। प्राण यानी जीवन, मैं यहाँ पर तोड़ तोड़ कर आपको अर्थ बतला रहा हूँ। युग युग के यानी वर्षों से, मुरझे यानी मुरझाए हुए, सुमनों यानी फूल या फूलों, प्रातः यानी सुबह, ज्योति यानी प्रकाश, निर्माण यानी रचना या बनाना, मुस्कान यानी मुस्कुराहट, उमंग यानी जोश, तरंग यानी लहर। आइए अब मैं संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के उठो धरा के अमर सपूतों नामक पाठ से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। आइए अब मैं प्रसंग बतलाता हूं। प्रसंग, उठो धरा के अमर सपूतों। चूंकि आजादी के बाद लिखी हुई कविता है, इसलिए प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देशवासियों को संबोधित कर देश के नौजवानों को देश और समाज के नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया है तथा यह बतलाया है कि हमें अपने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए। आइए अब मैं व्याख्या करने के लिए दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहला स्टैंजा का पहली दो पंक्ति, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहां पर देखिएगा, धरा का अर्थ धरती है, अमर का अर्थ कभी न मरने वाला, सपूतों का अर्थ अच्छा पुत्र, पुनः यानी फिर से, निर्माण यानी बनाना या रचना करना। अर्थ है, कवि भारतवर्ष में रहने वाले वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देशवासियों, हे देश के नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, उठो, जागो और अब अपने आलस्य को त्याग कर सावधान हो जाओ, कारण हमारा देश अब आजाद हो चुका है। उठो धरा के अमर सपूतों। यह तुम याद रखो कि आजादी मिलने के बाद हमारा दायित्व कम नहीं हुआ है, बल्कि दायित्व बढ़ा है। पुनः नया निर्माण करो, यानी गुलामी की बेला अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अतः अब तुम देश के नवनिर्माण में लग जाओ, ताकि हमारा देश अब चहुमुखी विकास कर सके। यही नहीं, अब हमें जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित के लिए घर से बाहर निकलकर अपने कार्य में लग जाऊं। अब हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि अब हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, क्योंकि देश अब आजाद हो चुका है। अब मैं दूसरी दो पंक्ति पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यहां जन जन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, नव स्फूर्ति यानी नया जोश, नव प्राण का अर्थ होता है नया जीवन। कवि कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, जन जन के जीवन में फिर से यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नई आशा, एक नई उमंग भर दो, ताकि वे भी देश के हित के लिए कार्य कर सके।
वर्षों की गुलामी की बेड़ियां जकड़े रहने के कारण हमारे देशवासियों के मन में एक तरह से निराशा की भावना भर गई है। देशवासी हर तरह से निराश व हताश हो गए हैं। वे बिल्कुल फूल की तरह मुरझा गए हैं। इसलिए हे देश के वीर सपूतों, तुम उठो, जागो और उन लोगों में एक नया उत्साह भर दो, नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। यानी तुम उनमें आशा की एक नई किरण भर दो। यही नहीं, देशवासियों के मन में एक बार फिर से नए प्राणों का संचार कर दो। यानी एक नया उत्साह तथा ऊर्जा भर दो, ताकि वे आलसी न बनकर परिश्रमी बने और वे भी देश हित के लिए कार्य करने लगे, ताकि हमारे देश का नवनिर्माण हो सके, हमारा देश चहुमुखी विकास करने लगे। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। यहां पर खास कोई अर्थ नहीं है। प्रात यानी प्रातः यानी सुबह, ज्योति यानी प्रकाश। कवि कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे देश के नौजवानों, हे मातृभूमि में पैदा होने वाले वीर सपूतों, याद रखो अब हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है। अतः तुम देश के नवनिर्माण में लग जाओ। देखो अब भारतवर्ष स्वतंत्र है, यानी नया भारत है। स्वतंत्र भारत का नया सवेरा है, इसलिए बात भी नई है, नई किरण है, ज्योति नई। यानी सूर्य की किरणें भी अब नई है, उसका प्रकाश भी हमारे लिए बिल्कुल नया है और लोगों में जो नई आशाएं और जो उमंगें पैदा हो रही है वह भी नई है। अर्थात आज़ादी मिलने की खुशी में अब सब कुछ नया नया दिखने लगा है। सभी अपने अपने जीवन में एक नए प्रकाश का, एक नई खुशी का अनुभव करने लगे हैं। अतः हे देशवासियों, अब उठो और अपने आलस्य को त्याग कर अपने कार्य में जुट जाओ। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। नई उमंगें, नई तरंगें, नई आस है, सांस नई। उमंग यानी जोश, तरंग यानी लहर, आस यानी आशा। यही नहीं, भारतवर्ष आजाद होने के फल स्वरूप अब लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की लहरें भी नई है, नई आस है, सांस नई। अर्थात सबके मन में अब नई नई आशाएं जागने लगी है। अब देशवासी खुले आसमान के नीचे खुलकर सांस लेने लगे हैं। नई आस है, सांस नहीं, यानी देशवासी अब खुले मन से प्रसन्न होकर सांस लेने लगे हैं। परंतु परतंत्र भारत में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, परंतु आज हमारे पास सब कुछ है, जिसकी सहायता से हम अपने देश को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकते हैं, ताकि हमारा देश चातुर्दिक उन्नति कर सके। अगली दो पंक्तियां देखिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग से मतलब वर्षों से, मुरझे यानी मुरझाए, उदास, हताश, सुमन यानी फूल, मुस्कान यानी खुशी। कवि यह कहना चाहते हैं कि हे भारत भूमि में पैदा होने वाले वीर सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझाए हुए
यानी उदास, हताश, दुखी व पीड़ित जनों रूपी फूलों को अपने कार्यों से एक नई मुस्कुराहट बिखेर दो। याद रखो, उन्हें हमें फिर से खिलाना है। याद रखो, हमें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। नई नई मुस्कान भरो, यानी उनके चेहरे पर अब हंसी बिखेर देनी है। अर्थात तुम जन जन में नवजीवन का संचार कर दो, जिससे हर कोई व्यक्ति अपने देश के नवनिर्माण में प्रसन्नता पूर्वक जुट जाए। अतः हे देश के वीर सपूतों, हे देश के वासियों, देश को आज़ादी मिलने के बाद अब तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें जागने लगी है। स्वतंत्रता मिलने की खुशी में देशवासियों को अब तुमसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। उनके मन में नई नई उम्मीदें पैदा होने लगी है। अतः तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें निराश नहीं करनी है। अर्थात वर्षों की गुलामी के कारण तुम्हें हर प्रकार से हारे, थके तथा मुरझाए हुए निराश लोगों के मन में नए प्राण फूंकने हैं। अतः हे देश के वीर सपूतों, तुम्हें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि देश का नवनिर्माण नए ढंग से हो सके। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। चूंकि अर्थ में बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देता हूं। धरा यानी धरती, अमर यानी जो कभी न मरे, सपूत यानी अच्छा बेटा या सुपुत्र, निर्माण यानी बनाना, पुनः यानी फिर से। कवि भारत में रहने वाले नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे देश के वीर सपूतों, उठो जागो और अब तुम सावधान हो जाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, यानी हे सपूतों, अपने आलस्य को तुम त्याग दो, कारण हमारा देश अब आजाद हो चुका है। अतः तुम यह याद रखो कि आजादी मिलने के बाद हमारा दायित्व बिल्कुल कम नहीं हो गया है, बल्कि हमारा दायित्व बहुत बढ़ गया है। गुलामी की बेला अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अतः तुम अब देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में घर से बाहर निकलकर लग जाओ, ताकि तुम्हारा देश चहुमुखी विकास कर सके। यही नहीं, यह याद रखो, देश का विकास तभी होगा जब हम जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित के लिए कार्य करेंगे। तभी हमारा देश चहुमुखी विकास होगा। अतएव सब कुछ भूलकर अपने कर्तव्य का पालन करो। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा यहाँ पढ़ता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करता हूँ। दूसरा स्टैंजा। डाल डाल पर बैठ बिहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं गुनगुन, गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए व्याख्या करने से पहले उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बतला देता हूं। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा भी। विहग का अर्थ होता है पंछी या पक्षी, स्वरों यानी आवाज, भौरे यानी भ्रमर, मस्त यानी प्रसन्न, नवयुग यानी नया जमाना, नया सवेरा, नूतन यानी नई, वीणा यानी सितार, एक तरह का वाद्य यंत्र जो माता सरस्वती के हाथों में होती है। राग यानी गाने का ढंग, नव यानी नया, धरा जानते ही हैं, धरा का अर्थ होता है धरती, सपूतों यानी अच्छे पुत्रों, पुनः यानी फिर से, निर्माण यानी बनाना। यहाँ
संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है। आइए दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। भावार्थ, पहली दो पंक्ति। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। यहाँ विहग का अर्थ पंछी है या पक्षी है और स्वरों का अर्थ आवाज होता है। कवि देश के नौजवानों को, देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे देश के नौजवानों, हे देश के वीर सपूतों, देखो भारतवर्ष हमारा आजाद हो चुका है। देखो आजादी का अब प्रभाव चारों तरफ दिखलाई देने लगा है। आजादी का जश्न सभी किसी न किसी प्रकार से मना रहे हैं। देखो प्रातः काल होते ही चिड़ियां डाल पर बैठकर मीठे स्वर में गीत गाने लगी है या गीत गा रही है। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं, यानी पंछी भी अब आजादी की खुशी व्यक्त करने लगे हैं। पक्षियों के स्वरों में भी एक तरह की नवीनता है। वे भी आजादी की खुशी मीठे स्वर में गीत गाकर प्रकट करने लगे हैं। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे, मस्त उधर मंडराते हैं। भौरे का अर्थ होता है भ्रमर, मस्त यानी प्रसन्नता, खुशी, मंडराते यानी घूमते। यानी कभी कहते हैं कि आजादी की खुशी में सभी अपने अपने विचारों को प्रकट करने लगे हैं। यानी आजादी की खुशी में प्रकृति भी बहुत ही आनंदित दिखलाई पड़ती है। देखो आजादी की खुशी में अब भौरे भी कहाँ चुपचाप बैठने वाले हैं। भौरे भी फूलों पर गुनगुन करते हुए मस्ती में इधर उधर मंडराने लगे हैं। अगली पंक्तियां देखिए। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरू। नवयुग यानी नया युग, नूतन यानी नया, वीणा आप जानते ही हैं माता सरस्वती के हाथों में जो वाद्य यंत्र होता है उसे हम वीणा कहते हैं। इसके बाद राग यानी गाने का ढंग, नव यानी नया। कवि कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, हे देश के वासियों, आजादी मिलने की खुशी में अब तुम जीवन के सभी क्षेत्र में नवीनता को अपनाओ, क्योंकि कवि नवीनता का पुजारी है। देखो एक नए युग का आरंभ हो चुका है। अतः समाज के विकास के लिए जो चीजें अब पुरानी हो गई है तथा अनुपयोगी हो गई है, ऐसी सड़ी गली पुरानी चीजों को तुम जड़ से उखाड़ फेंको, उन्हें त्याग दो, उन्हें अपने जीवन से अलग कर दो। अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में तुम नवीनता को भर दो, नया राग नवगान भरो। यानी यह याद रहे, यानी यह तुम्हें याद रहे कि इस नए युग में माता सरस्वती की वीणा में जब भी कोई नया स्वर निकले वह बिल्कुल नया हो, अर्थात वह बिल्कुल पुराना और घिसा पिटा न हो। उसी नए राग और नए गीत को तुम जन जन में भर दो। कवि जीवन के हर क्षेत्र में नवीनता को अपनाना चाहता है। कवि नवीनता का पुजारी है। अतः तुम देखो नए युग का आरंभ हो चुका है। हे देश के वीर सपूतों, तुम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करो ताकि हमारे देश का नवनिर्माण नए ढंग से हो सके और हमारे देश का विकास भी नए ढंग से हो सके। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहां अर्थ वही है जिसे मैंने पहले बताया है। धरा यानी धरती, अमर यानी न मरने वाला, सपूत यानी अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र,
पुनः यानी फिर से निर्माण यानी बनाना। कवि भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वासियों, हे इस मातृभूमि में पैदा होने वाले वीर सपूतों, उठो, जागो और आलस्य को त्याग कर पूरी तरह से सावधान हो जाओ। आलस्य एक बहुत बड़ा शत्रु होता है, अतः तुम अपने आलस्य को त्याग दो। कारण हमारा देश अब आजाद हो चुका है, अतः यह तुम याद रखो कि आजादी मिलने के बाद हमारा दायित्व कुछ कम नहीं हुआ है, बल्कि हमारा दायित्व 100 गुना बढ़ गया है। गुलामी की बेला अब खत्म हो चुकी है, अतः तुम पूरी तरह से सावधान हो जाओ। यानी अब तुम अपने देश के नवनिर्माण में जुट जाओ ताकि हमारा देश अब आगे बढ़ सके। यही नहीं, यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि देश के विकास के लिए जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छूत अछूत, धर्म संस्कृति आदि भेदभाव बाधक है। अतः तुम जात पात, ऊंच नीच, छूत अछूत, भाषा, धर्म संस्कृति और अन्य तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर देश के हित के लिए कार्य में लग जाओ। इस तरह हम देखते हैं कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित उठो धरा के अमर सपूतों एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता देश प्रेम से भरी हुई कविता है। इस कविता में कवि का देश प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है तथा अपने भारत माता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसे उजागर किया है। यही नहीं, देश का नवनिर्माण किस प्रकार हो सके इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया है। अतः इस कविता में कवि ने देश के वीर सपूतों से अपने देश को नवनिर्माण के लिए एक नए युग में ले जाने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है। यही इस कविता की व्याख्या है और यही इस कविता का संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक इसका फायदा लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।